नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी कोई बुरी आदत बदलना तो चाहते हैं, लेकिन विल पावर की लड़ाई से बिल्कुल थक जाते हैं। आज हम एक ऐसे जापानी तरीके के बारे में जानेंगे जो जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि समझ पर जोर देता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जरा इस बारे में सोचिए। क्या हो अगर बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उनसे लड़ने की जरूरत ही ना हो? क्या हो अगर उन्हें बस समझना काफी हो? हो सकता है कि हमारा अब तक का जो तरीका है वही गलत हो। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी था जो 20 साल से सिगरेट पी रहा था। 20 साल। हर सुबह वो खुद से वादा करता, बस आज आखिरी दिन है। उसने क्या कुछ नहीं आजमाया, थेरेपी, निकोटीन पैच, यहाँ तक कि हिप्नोसिस, लेकिन हर बार अंजाम वही, निराशा। फिर जापान में उसकी मुलाकात एक भिक्षु से हुई, और उस भिक्षु ने उसे कोई जादुई इलाज नहीं दिया, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। और पता है क्या हुआ? सिर्फ 3 महीनों में उस आदमी ने सिगरेट को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, सिर्फ अपनी सोच बदलकर। तो सवाल ये है कि उस भिक्षु ने आखिर बताया क्या? उसने सबसे पहले उस आदमी को द फॉस फैलेसी यानी बल के भ्रम के बारे में समझाया। पता है, ये वही वजह है जिससे हम सब अक्सर अपनी आदतों से लड़ने में फेल हो जाते हैं। ये इंसानी नेचर को समझने की एक बहुत बहुत ही बुनियादी गलती है। देखिए, आदतें बदलने के ना 2 तरीके हैं। एक है जबरदस्ती वाला अप्रोच। इसमें हम अपनी आदत को एक दुश्मन समझते हैं और उससे जंग लड़ते हैं। नतीजा अक्सर शर्मिंदगी और फेलियर। और दूसरा है जेंटल अप्रोच, यानी सरल तरीका। ये कहता है कि आदत कोई दुश्मन नहीं, ये तो बस एक पैटर्न है जिसे समझना है। ये तरीका हमें लड़ने की जगह क्यूरियस बनाता है और ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो ये सरल तरीका काम कैसे करता है? इसका पहला रूल, पहला सिद्धांत है, लड़ो मत, बस देखो। हाँ, बस देखो। जब भी किसी चीज की बहुत तेज इच्छा हो, क्रेविंग हो, तो उससे लड़ने के बजाय एक कदम पीछे हटो और उसे बस एक स्पेक्टेटर की तरह, एक दर्शक की तरह देखो। असली बदलाव सच में यहीं से शुरू होता है। इसको भी एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक यंग मंक था जो अपने गुस्से से बहुत बहुत परेशान रहता था। तो एक बुजुर्ग मंक ने उसे एक बड़ी अनोखी सलाह दी। उन्होंने कहा, अपने गुस्से से छुटकारा पाने की कोशिश ही मत करो, बल्कि उसके बारे में क्यूरियस हो जाओ, जिज्ञासु बनो। उसे बस ऐसे देखो जैसे तुम आसमान में आते जाते बादलों को देखते हो। वो आते हैं और थोड़ी देर में चले जाते हैं। और इस प्रैक्टिस का नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला। जब उसने बिना खुद को जज किए, बिना कोसे, अपने गुस्से को देखना शुरू किया, तो उसने अपने और अपनी फीलिंग के बीच एक स्पेस, एक दूरी बना ली। अब गुस्सा तो उसे अभी भी महसूस होता था, लेकिन अब वो गुस्सा उसका मालिक नहीं था। वो गुस्सा उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ओके, तो देखना और समझना तो हो गया। इसके बाद अगला कदम आता है एक्शन लेने का। लेकिन रुक जाओ, बड़े एक्शन नहीं, छोटे छोटे एक्शन। इस तरीके में 2 बहुत पावरफुल आइडियाज हमारी हेल्प करते हैं। एक है काइजन, यानी छोटे छोटे कदम लेने की कला, और दूसरा ये समझना कि हमारी जो क्रेविंग्स है ना, वो परमानेंट नहीं होती। काइजेन, ये एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका सीधा सा मतलब है लगातार छोटे सुधार। ये ऑल और नथिंग वाली बात नहीं है। इसका फोकस रातों रात बड़े बदलाव लाने पर नहीं, बल्कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने पर है। और इसमें जो कदम होते हैं वो इतने छोटे, इतने आसान होते हैं कि उनमें फेल होने का चांस ही नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक महिला थी जिसे ऑनलाइन शॉपिंग की लत थी। उसने काइजन का इस्तेमाल किया। अब देखिए, उसने क्या किया। उसने खुद को शॉपिंग से रोका नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने बस एक छोटा सा रूल बनाया। कुछ भी खरीदने से पहले मैं 24 घंटे इंतजार करूंगी। बस धीरे धीरे उसने इस टाइम को 48 घंटे किया, फिर 1 हफ्ता, और उसने नोटिस किया कि थोड़े टाइम बाद उस चीज को खरीदने की इच्छा ही खत्म हो जाती थी। और काइजन के साथ जो दूसरा पावरफुल आइडिया जुड़ा है, वो ये याद रखना है कि कोई भी क्रेविंग, कोई भी तेज इच्छा परमानेंट नहीं होती। ये कोई इमरजेंसी नहीं है। इन्हें समुद्र की लहरों की तरह सोचो। वो पूरी ताकत से उठती हैं, हाँ, पर हमेशा हमेशा किनारे कर आकर शांत हो जाती हैं। और पता है, रिसर्च क्या कहती है? ज्यादातर क्रेविंग्स अपने पीक पर,
अपनी चरम सीमा पर सिर्फ 3 से 5 मिनट तक रहती हैं। बस इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आप बस उस छोटी सी लहर को पार कर गए तो उसकी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अगली बार जब ऐसी कोई इच्छा हो तो बस 5 मिनट के लिए वॉक पर चले जाओ। आप खुद देखोगे जब वापस आओगे तो वो इच्छा काफी काफी कम हो चुकी होगी। लेकिन सिर्फ तरीकों से, सिर्फ टेक्निक से काम नहीं चलता है ना, हमें मोटिवेशन भी तो चाहिए। अक्सर हमारी बुरी आदतें सिर्फ आदतें नहीं होती, वो हमारी लाइफ में किसी खालीपन को या किसी स्ट्रेस को भरने का एक तरीका होती हैं। इसीलिए किसी आदत को हटाने के लिए उसकी जगह किसी मीनिंगफुल, किसी सार्थक चीज को लाना बहुत जरूरी है। और यहीं पर इकिगाई का जापानी कॉन्सेप्ट हमारी मदद करता है। इकिगाई का मतलब है आपके जीने की वजह, आपके सुबह बिस्तर से उठने का रीज़न, वो काम जिसे करने में आपको मज़ा भी आता है और जो आपको मीनिंगफुल भी लगता है। जैसे एक प्रोग्रामर की कहानी सुनिए। उसे लगा कि उसे शराब की लत है, लेकिन जब उसने गहराई से सोचा तो उसे समझ आया कि वो असल में शराब का नहीं बल्कि दिन भर के काम के स्ट्रेस को खत्म करने की एक रिचुअल का, एक रस्म का आदी था। पहले वो ये रिचुअल शराब पीकर पूरा करता था, बाद में उसने इसको रिप्लेस कर दिया चाय बनाने और स्केचिंग करने से। ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जो उसे सुकून देती थी और उसकी इकिगाई से भी मैच करती थी। अच्छा, अब आते हैं सबसे मुश्किल लड़ाई पर, वो लड़ाई जो हम खुद से लड़ते हैं। जैसे ही हमसे कोई गलती होती है, स्लिप अप होता है, हमारे अंदर का क्रिटिक जाग जाता है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि खुद को कोसने से, सेल्फ क्रिटिसिज्म से हम बदलते नहीं हैं बल्कि और टूटते हैं। असली ग्रोथ सेल्फ कंपैशन से, यानी खुद पर दया करने से आती है। एक बात हमेशा याद रखिए, शर्मिंदगी यानी शेम कभी बदलाव नहीं लाती, कभी नहीं। ये तो बस एक साइकिल शुरू करती है, रिबेलियन और सेल्फ सैबोटाज का। जब हम गलती करने पर खुद को शर्मिंदा करते हैं तो अपनी सारी एनर्जी बदलाव लाने के बजाय खुद से ही लड़ने में वेस्ट कर देते हैं। एक टीचर की मिसाल लेते हैं जो इमोशनल ईटिंग से स्ट्रगल कर रही थी। पहले जब भी वो ज्यादा खा लेती तो खुद को बहुत बुरा भला कहती। फिर उसने एक चेंज किया। उसने खुद को कोसने के बजाय क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से पूछना सीखा। वो खुद से पूछती, ठीक है, अभी मैंने ऐसा क्यों किया? मैं असल में कैसा फील कर रही थी? मैं अपनी कौन सी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कर रही थी? और जानते हैं, ये छोटा सा शिफ्ट क्रिटिसिज्म से क्यूरियोसिटी का उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। तो इन सभी आइडियाज़ को देखना, छोटे कदम लेना और खुद पर दया करना, इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? इसको समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है जो ये बताता है कि हमारे दिमाग में नई आदतें असल में बनती कैसे हैं। सोचिए, आपकी जो बुरी आदत है वो जंगल में एक चौड़े घिसे पिटे रास्ते की तरह है। सालों से उस पर इतना चला गया है कि वो रास्ता एकदम साफ और पक्का हो गया है। उस पर चलना इतना आसान है, इतना नेचुरल कि दिमाग बिना सोचे समझे उसी पर चल पड़ता है, भले ही वो रास्ता ऐसी जगह ले जाता हो जहां आप जाना नहीं चाहते। और यहीं पर इस सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। हमारा गोल उस पुराने रास्ते को ब्लॉक करना या उस पर दीवार बनाना नहीं है, वो तो आपसे होगा ही नहीं। असली गोल है उसके ठीक बगल में एक नया, एक बेहतर रास्ता बनाना शुरू करना। तो ये लड़ाई डिस्ट्रक्शन की नहीं, क्रिएशन की है, विनाश की नहीं, निर्माण की है। और फिर देखिए क्या होता है। हर बार जब आप उस नए रास्ते पर चलते हैं, आप उसे थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और साफ बनाते हैं। और इस बीच वो जो पुराना रास्ता है जिसे अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस पर धीरे धीरे घास फूस उगने लगती है। वो अपने आप नेचर में खो जाता है और एक दिन आपको पता भी नहीं चलता और नया रास्ता ही आपका डिफ़ॉल्ट, आपका नेचुरल चॉइस बन जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप अपनी बुरी आदत से कैसे लड़ेंगे। सवाल ये है, आज आप कौन सा नया खूबसूरत रास्ता बनाना शुरू करेंगे, भले ही वो पहला कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो।